एग्जाम्पल्स, हाँ भाई जॉन चेक कराओ एग्जाम्पल्स, मेरे फेवरेट स्टूडेंट, एग्जाम्पल चेक कराओ। हाँ जी, अपना अपना नाम इस्तेमाल करें भाई, जो आपका नाम रखा है घर वालों ने। जी कौन है ये, अपना अपना नाम इस्तेमाल करें भाई, जो आपका है। आपको रिमूव कर देना है, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जो नाम है वो रखें या आईडी लिखें, मस्तियां ना करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, जो आपका नाम है वो रखो। हाँ जी, और मस्तियां ना करा करो साकिब, मिक्स हो गया एक बन जाएगा सवाल जी। सारे नहीं, 90%। हाँ भाई छपल गए, खुद की हैं, इतनी गंदी क्यों की हैं? हैं, चलो तुमसे कराता हूँ मैं एक आधी। कल आपको क्लास से निकाल दिया था क्योंकि आपने टेस्ट नहीं दिया। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनको क्लास में बैठने का हक नहीं। आपने मजाक बनाया हुआ है, ये पार्क है। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो किस हक से आते हैं क्लास में मुंह चौक के हैं? उनको शर्म नहीं आती कि टेस्ट दिया है नहीं, ते फिर पढ़ना की है तुसी जो टेस्ट ही नहीं देना थे। क्या कहते हो साकिब? फेल हो जाएंगे आई कैप में जो टेस्ट नहीं देता। टेस्ट के बगैर तो गुजारा ही नहीं। बस ये वाला नहीं दिया, मैं चेक ही है किया है, मैं तो खिंचे ही इस दफा है, पिछली दफा तो मैं खिंचे ही नहीं। मैसेज ही नहीं आया था आपको कि हैवी फाइन होगा? आपने कहा मैं टेस्ट एवं उस्ताद मारदा है। मैंने गलत टाइम पे चेक किया, फिटा ही मुंह तेरा। मैंने नहीं गलत टाइम पे चेक किया, तू गलत टाइम पे छटिया है। अरे आपने गलत टाइम पे चेक किया है, बड़ी गल है भैन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ रूहानी पापा ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ किथे गलत है? जी ये ऑफिस बॉय को तो भेजिएगा जरा यार, को पानी शानी पूछ लेना बंदा। असी क्लासों बाहर नहीं जाते थे, सानू पानी भी नहीं पूछते जी। आपको एग्जाम्पल दी थी, सबने की है। आपने कितनी की है, कहां से कहां तक दी थी बच्चों? एक से, एग्जाम्पल 1 से 22 तक। 23 तो एफओएच की थी, वो कर चुके हुए हैं जी भाईजान। एग्जाम्पल 1 से 22 तक बताएं जी मसले मसाइल। जी क्या मसला आ रहा है? यार वो पानी शानी दे दिया करो थोड़ी देर बाद, पूछ लिया करो उस्ताद जी ने। दवाई तो दे मुझे मेरी उसमें से, या एक मिनट ठहरो, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। हाँ है, वो कैंटीन वाले से कुछ चाय दे। जी जनाब, आपने सारी कर ली है छापा? क्योंकि जिसने किए उसको मसला आना चाहिए, एक आधा पूछना था। जी तरतीब से चलें तो कौन सी एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 22, हाँ तो कोई नहीं, 20 ठीक है। एग्जाम्पल 20 पे बात कर लेते हैं। अच्छा, और एग्जाम्पल 20 में तो हाँ ये तो बनती है डिस्कशन इस पे। ये तो जिसने भी खुद किया छापा लगा के की होगी मेरे हिसाब से, उसको समझ तो आई नहीं होनी मेरा जी।
और एग्जाम्पल 20 के बाद और क्वेश्चन 2 में मटेरियल वाई। अच्छा, उसमें क्या मसला है? हाँ जी, लास्ट वीक का टेस्ट अभी तक चेक होके नहीं मिला। आपने दिया था लास्ट वीक में टेस्ट? हमने तो क्लास में दे दिया आज। जी, तो आपको भी मिल जाएगा, उनसे मांग ले सिद्दीक साहब से। हम्म। हम्म। हमने तो आज क्लास में दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। आपकी क्लास में था, आपने दिया था, पिछला टेस्ट नहीं दिया मेरा ख्याल है आपने। आपका पिछला टेस्ट कौन सा हुआ था? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का, हाँ। वो मिला है आपको? हाँ, पूछ लेना उनसे, वो कब मिलेगा, जो पूछ के आओ सिद्दीक साहब से। दूसरी क्लास में तो दे दिया वो इतने दिनों का। हम्म। ये कल परसों चेक हो जाएगा, टारगेट कॉस्टिंग वाला। अच्छा जी, आ जाए एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल 22 भी करा दें, मैं करा देता हूँ जनाब, कोई मसला नहीं। और एग्जाम्पल 2 में भी मसला है? क्वेश्चन 2 में, अच्छा अच्छा, वो आते हैं। पहले एग्जाम्पल्स पर आए। एग्जाम्पल्स पर आए। इस क्लास के टेस्ट चेक हो गए हैं? मैंने ही चेक कर दिए थे। हाँ, वो साकिब कहता है पिछला टेस्ट नहीं मिला। ऑनलाइन का एक स्टूडेंट है, वो कर दे पिछले टेस्ट, ठीक है, ताकि उनका ये गिला ना रह जाए, मिलते नहीं टेस्ट। जी। अच्छा, ये 22 एग्जाम्पल किसने पूछी है? एग्जाम्पल 22 किसने पूछी है? जी, राबिया आपने पूछी है। बेटा राबिया, कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, डाइवर्जन में कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। यहां देखें, इंग्लिश में प्रॉफिट लिखा हुआ है और कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस, तो ये फिक्स कॉस्ट इग्नोर कर देनी है। आपको ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़नी है, दोबारा बनानी है, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करके, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होती है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 60, 10, 10 और 15, हाँ जी, 15, 25, 35, तो 25 रुपए पर यूनिट ये लेना है जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो डेवर्ड की ऑप्शन क्या होती है? डेवर्ड के केस में मैंने कहा था, आप जिस प्रोडक्ट से हटाएंगे नई स्पेशल ऑर्डर पे बेसिक पे देंगे, वो 10 रुपए आए इस पूरे सवाल में, प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन आएगी। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन पर आवर। तो ये जो प्रोडक्ट है ये उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए था। तो कंट्रीब्यूशन 25 रुपए है पर यूनिट। और ये प्रोडक्ट कितनी देर में बनती है? 1 घंटे में। तो मेरा ख्याल है 25 रुपए पर आवर ही आ जाएगा। जमा करो तो 35 रुपए पर आवर इंटू जितने घंटे हैं।
जी मसला बताएं इसमें कहाँ पे है। 3500 रुपए जी, आपका मसला हल हुआ है। कहाँ गलती कर रहे हैं आप। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को पर आवर पे कन्वर्ट करना है। ये प्रॉफिट दिया हुआ था। प्रॉफिट में और कंट्रीब्यूशन में फर्क होता है। ठीक है, किसमें फर्क होता है। प्रॉफिट में और कंट्रीब्यूशन में। आ जाए एग्जाम्पल नंबर 20 पर आए तो वो कहता है जेड लिमिटेड एक जॉब या ऑर्डर, जॉब ऑर्डर को कहते हैं, उसकी प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जिसके लिए 20 घंटे स्किल्ड लेबर के चाहिए। कौन सी लेबर के। स्किल्ड मतलब होता है जो तजर्बाकार हुनरमंद लेबर है। ठीक है, कम हुनर वाली को कहते हैं सेमी स्किल्ड, और बिल्कुल ही उक्का लेबर जो फारिग होती है उसको कहते हैं अनस्किल्ड। ये लेबर की कैटेगरीज होती हैं। स्किल्ड वालों का पे रेट सबसे ज्यादा होता है, सेमी स्किल्ड का उससे कम होता है, अनस्किल्ड लेबर का। तो कंस्ट्रक्शन में जो ठेकेदार है वो स्किल्ड है, मिस्त्री सेमी स्किल्ड है, तो मजदूर समझाने के लिए। ठीक है, आज तो वैसे कई दफा ठेकेदार को भी नहीं आती होती कंस्ट्रक्शन, बस तुक्के से ठेकेदार बन जाता है। अपना कार बनाया था ठेकेदार जी। तो वो कहता है कंपनी को एक ऑर्डर मिल रहा है जिसकी प्राइस चाहिए, उसमें 20 घंटे स्किल्ड लेबर के चाहिए और 50 घंटे किस लेबर के चाहिए। तो अब आपने दोनों की रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग अलग करनी है। स्किल्ड लेबर की रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग होगी और सेमी स्किल्ड की। अब ये सारा पैराग्राफ स्किल्ड के मुतालिक लिखा हुआ है, सेमी स्किल्ड यहाँ से शुरू होगा इसके बाद से। कहता है द फोर एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर्स आर पेड, ये इज पेड आर पेड पैसिव वॉइस का टेंस। इंग्लिश में इज पेड या आर पेड पैसिव वॉइस का टेंस है जो कि बिजनेस की किसी रूटीन को शो करता है। किसको शो करता है। इज एक अलग चीज है, पेड एक अलग। इज पेड या आर पेड, ये इज के साथ पेड आ जाए तो ये तो खिचड़ी है। ये असल में पैसिव वॉइस टेंस होता है जो कि बिजनेस की रूटीन में जो काम हो रहा हो ना उसके लिए फिक्रा लिखते हैं। वो कहता है कंपनी के 4 वर्कर हैं जिनको रूटीन में 15 रुपए पर आवर का रेट दिया जाता है, और वीक में कम से कम कितनी वेजेस दी जाती है हर वर्कर को। यूनिट नहीं, हर वर्कर को वीक में कितनी वेजेस दी जाती है 450। अब हमें असल में ये देखना होता है कि हर वर्कर के पेमेंट आवर्स कितने हैं ताकि स्पेयर कैपेसिटी का तयन हो सके। हर वर्कर को वीक में कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने पैसे दिए जाते हैं, और 15 रुपए पर आवर के हिसाब से। तो एक्चुअली ये ऐसे होना था, ये कंपनी अपने हर वर्कर को 15 रुपए पर आवर पे करती है, लेकिन कितने आवर्स पे करती है ये नहीं बताया। ये बताया कि पूरे वीक में 450 पे करती है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो पेमेंट आवर्स आ सकते हैं। कितने हैं जी। ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था पेमेंट आवर ज्यादा हो और वर्किंग आवर कम हो तो स्पेयर कैपेसिटी होती है। क्या होती है, ये पेमेंट आवर्स हो गए हर वर्कर के। और प्रेजेंट वर्किंग आवर कितने हैं। तो करंट वर्किंग आवर जो है वो 24 घंटे हर वर्कर के। तो हर वर्कर के पास 6 घंटों की क्या है, टोटल 4 वर्कर हैं। तो टोटल स्पेयर कैपेसिटी बनेगी, जब 4 वर्कर एट ए टाइम काम करेंगे ना तो 24 घंटे के बराबर काम हो जाएगा। ठीक है, कितने घंटों की स्पेयर कैपेसिटी है 6 घंटे एक वर्कर की, लेकिन एक वर्कर किधर। ये रेट हमेशा पर वर्कर होता है डेटा, ईच वर्कर, ये भी लिखा हुआ है ईच वर्कर, यूनिट की जगह वर्कर है। हमेशा रेट शीट एक वर्कर के होते हैं। तो ये एक वर्कर के 6 घंटे स्पेयर हैं,
तो 4 वर्कर के 24 घंटे, और हमें स्पेशल ऑर्डर के लिए सिर्फ 20 घंटे चाहिए। कितने घंटे चाहिए? तो हम स्पेशल ऑर्डर के लिए काम इनमें से करा लेंगे बगैर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किए। बाकी 4 घंटे स्टिल अभी भी स्पेयर रह जाएंगे, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी। ये वाले सारी कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ ये चेक किया है कि वो स्पेयर टाइम में से ही पूरे हो जाएंगे घंटे। ठीक है। सेमी स्किल्ड लेबर के लिए वो कहता है जी सेमी स्किल्ड पूरी यूटिलाइज है, उनको पे किया जाता है 10 रुपए का रेट, और ओवर टाइम है टाइम एंड हाफ। मैंने शायद बताया था टाइम एंड हाफ का मतलब होता है सुबह वाले टाइम में जितनी पे देते हैं शाम को ओवर टाइम में उतनी भी देनी है, और हाफ प्रीमियम देना है। तो मेरा ख्याल है ये ओवर टाइम अगर निकालूं तो 10 रुपए पर आवर बेसिक रेट है, ऊपर हाफ देना है तो 15 रुपए पर आवर। अच्छा, उसके मद्दे मुकाबिल एडिशनल सेमी स्किल्ड वर्कर भी हायर हो सकते हैं, वो उसने कहा 12 रुपए पर आवर पे। एक केस में 15 रुपए की कॉस्ट है, दूसरे केस में, तो मैंने कहा था जब दो कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा तो लोअर ऑफ इनटू 50 घंटे, मेरा ख्याल है 600 रुपए ये रेलेवेंट कॉस्ट है। जी जनाब, और किसी को किसी एग्जांपल में मसला? क्वेश्चन 1 में है, दिया था क्वेश्चन 1 जी। आ रहे क्वेश्चन 1, पहले मुझे बताएं ये हो गया मसला हल? किसी और सवाल में मसला? एग्जाम्पल 19 में? ठीक है, 1 मिनट। एग्जाम्पल 19 जी। यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर वर्कर के पास फारिग टाइम होगा तो हम उसकी छुट्टी नहीं कराएंगे, उसको फैक्ट्री में रखेंगे, पैसे भी देंगे फारिग टाइम के, ये मतलब है। ले ऑफ का मतलब होता है ठुडा कराना, ठुडा नहीं कराएंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लगाना पड़ सकता है ना, लगाना नहीं है। ठीक है, और वो भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं। इन्फॉर्म तो किया जाएगा लेकिन उस इंफॉर्मेशन पे अमल दरामद कब होगा? फिर भी होगी क्योंकि पेमेंट का एग्रीमेंट नहीं था, पेमेंट का ही नहीं था कि हमने देना ही देना है ओवर टाइम। एग्रीमेंट सिर्फ ये था कि उसको वेल इन्फॉर्म रखा है कि पायन तैयार है ना, भाईजन तैयार है ना, ईद की छुट्टियां भी जा सकती हैं, पायन तैयार है ना। लेकिन ये नहीं कहा था कि ईद की छुट्टियों पे जरूर पैसे देंगे आपको, एक एक्स्ट्रा सैलरी बोनस के तौर पे मिलेगी, ये ऐसी कोई बात हमने पेमेंट नहीं की थी। ठीक है, वो तो इदारा एग्रीमेंट क्या हर हफ्ते या महीने में बार बार बता रहा होगा पॉइंट तैयार है ना, आ सकते हैं, क्यों लोग भूल जाते हैं। आप रिक्रूट होने के महीने बाद ही भूल जाएंगे कि मेरी क्या एग्रीमेंट हुए थे, क्या बातें हुई थी, क्या अहदो पैमा हुए थे। क्या कहते हैं, समझ आई? क्या कहते हैं, नहीं समझ आई? अच्छा जी, एग्जाम्पल 19 के बाद आ जाए क्वेश्चन 1 पे। इंसान जो होता है ना वो भूल जाता है बातें, जो उसने कमिटमेंट्स की हैं, या जॉब पे जाता है या कहीं पे भी जाता है जहाँ पे पहली फर्म में जो आप कमिटमेंट करेंगे उसे जाके थोड़ी कि तुसी केड़ी सारियां पूरियां करनी है, या जॉब पे भी जितनी आप कमिटमेंट्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी 5 लाख रुपए पर मंथ भी सैलरी हो जाए
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ चोरी फिर भी कर और अगर नेक नियति से काम करना है तो लाख रुपए भी हो तो नेक नियति से ही काम हो जाएगा। ठीक है, इंसान का कोई भरोसा नहीं। नहीं, भरोसा है इंसान का बस बंदा इंसान होना चाहिए, कंडीशन ये है इंसान का भरोसा है, लेकिन सब्जेक्ट टू दैट ये वो इंसान होना चाहिए जी। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए जरा मटेरियल पे आ जाए इसके। ये क्वेश्चन हमने करना है डिस्कस, क्योंकि ये तो हमने टुकड़ों में किया था। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेट वेदर और नॉट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, सपोर्ट योर कंक्लूजन विद अप्रोप्रिएट फिगर्स फॉर प्रेजेंटेशन। आपने ये बताना है कि कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या, तो मैंने एक टेबल सा बताया था। मैंने कहा था इवैल्यूएशन का टेबल बनेगा जिसके अंदर हम रेलेवेंट इनकम लिखेंगे और रेलेवेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो अब हम वो टेबल बना सकते हैं। कंपनी का नाम है जेडी, बनाया जी मेरे साथ। अगर आपने घर से नहीं किया तो सकून.com पे बैठे रहे जी। जेडी किए घर से तो बात ठीक है, लेकिन आप घर से जब करते हैं तो जरा स्पीड से किया करें, टाइम रख के प्लीज। आदत अभी से ही बना लें। 1 घंटे में नहीं, ये ज्यादा टाइम ले लिया आपने। चलो, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इसीलिए तो फिर पेपर पूरा नहीं होता आप लोगों का कि आप घर में कानों में टूटियां लगाई होती हैं मेरी तरह, और सवाल ठकाठक चल रहा होता है, साथ गाने भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी चल रहे हैं, नाल तुसी अम्मी दा विच सौदा भी ले आंदे जाके। ठीक है, ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, लेकिन सवाल जब करते थे फिर हम जरा रात की सिटिंग, जब हौसला इसको अम्मी वाली यानी अम्मी तंग करने वाली नहीं है। वो जेड़ा हॉस्टल का वार्डन होंगे वो भी अम्मी होंगे तकरीबन उतों दी है वो। चलो चले जी, आ जाए रेलेवेंट इनकम। हम अम्मी कितों ले आइए रेलेवेंट इनकम, बच्चों की तो अम्मी आ सकती है। आप ओरिजिनल अम्मी घर ही ने, कौन कितों लैके आवा मैं जी। रेलेवेंट इनकम, एक दो लाइनें छोड़ के रेलेवेंट एक्सपेंसेस। आल्दो वैसे पूरा सवाल पढ़ के शुरू करना चाहिए, मैंने क्योंकि इतनी दफा कराया हुआ है तो मुझे तो सवाल याद है, तो मैं पढ़ी जाऊंगा और साथ साथ ट्रीटमेंट करी जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं वर्किंग रेफरेंस दूंगा और यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम W1 या नोट 1 नोट 2 लिखी जाएंगे। ये जो शीट है इस पे हम बहुत ज्यादा गंद नहीं डालेंगे। रेफरेंस, तो वर्किंग रेफरेंस दे देंगे साथ। ठीक है, हर चीज का एक तरीका कार है। जैसे आप रिपोर्टिंग में स्टैंडर्ड को बड़ा अहमियत देते हैं, उसी तरह हम कॉस्ट अकाउंटिंग में तो वैसे फॉर्मेट की कोई कैद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जरा एक सिस्टमैटिक वे में करने का आदी हूं। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पैराग्राफ था वो हम पढ़ चुके थे, पहले पढ़ा है। जेडीए की धारा है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाता है, और इनको एक ऑर्डर मिलने जा रहा है जिसमें 400 कंपोनेंट्स इन्होंने बनाने हैं। कितने? और अगले 12 माह का वो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 12 माह में बना बना के बेची जाने हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट है? 400। और कितने अरसे के लिए? तो इस 12 माह की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, पहले पैराग्राफ जो है जिसके अंदर 3 नोट्स नजर आ रहे हैं, 3 मटेरियल्स हैं। दूसरा पैराग्राफ लेबर का है, तीसरा पैराग्राफ ओवरहेड्स के। वैसे इसका ट्रीटमेंट शायद हमने क्लास में कर लिया था। उसके अलावा ये सेल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। प्राइस का मतलब सेल प्राइस, कितनी सेल प्राइस है? तो लिखें जी, रेलेवेंट इनकम में लिखें सबसे पहले, मैं ये प्राइस ही लिख रहा हूँ, प्राइस नहीं बल्कि सॉरी सेल रेवेन्यू
फ्रॉम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सेल रेवेन्यू फ्रॉम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लूंगा। 145 रुपीज का एक यूनिट सेल होगा और इंटू 400 यूनिट्स। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं उसका वर्किंग रेफरेंस दे दूंगा नीचे। जी क्या आता है, मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आता है 58,000 का ये रेवेन्यू। ये मिला नहीं अभी रेवेन्यू, जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो इतना रेवेन्यू आपको मिलेगा। ये सारा फ्यूचर का डाटा है, सारा कैश में है, सारा ड्यू टू, ये सारे में खूबियां यही हैं। अच्छा, रेलेवेंट एक्सपेंस में मटेरियल्स आएंगे। मटेरियल के क्या नाम है, M1, वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, बस बाद में निकालता जाता हूँ, पढ़ता जाता हूँ। मटेरियल M1 की कॉस्ट आएगी रेलेवेंट, मटेरियल M2 आएगा, क्योंकि मुझे वहां से ना, आप जरा सवाल सामने रखिएगा क्योंकि मैं ऊपर नीचे बार बार करूंगा। M1 M2 और तीसरा पार्ट नंबर 678। तो मैं सबसे पहले पार्ट नंबर 678 को डील करने लगा हूं क्योंकि वो सबसे आसान है, आसानी से मुश्किल की तरफ जाते हैं। जी, उसने कहा था कितने पुर्जे लगेंगे, 400 यूनिट्स बनने प्रोडक्ट के। पार्ट नंबर 668 का एक पुर्जा लगना है, एक पार्ट, एक पार्ट, वन पार्ट लगना है। तो इसका मतलब है 400 यूनिट्स पे 400 पुर्जे ही लगेंगे। और उसने कहा नोट नंबर 3 में, इट इज एस्टिमेटेड दैट पार्ट नंबर 678 कुड बी बॉट का मतलब खरीदा जा सकता है फॉर रुपीज, यानी आपके पास ये स्टॉक में नहीं पड़ा, जब जरूरत पड़ती है इसको खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी परचेज कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी। ये कैश देंगे तो यहाँ पे लिखे जी कितने, 50 रुपए का एक पुर्जा है, तो 50 रुपए उसकी कॉस्ट है पर पार्ट, और इनटू 400 पार्ट्स खरीदने हमने। 400 पार्ट्स का पता कैसे चला, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे एक पुर्जा लगना था। तो मुझे बताइएगा 50 रुपए पर पार्ट इंटू 400 कितना बनता है, 20,000। ये कॉस्ट है तो माइनस में आ जाएगी। अब मटेरियल M1 पे आए, मटेरियल M1 पे जी कितने पुर्जे लग रहे हैं, बल्कि पुर्जे नहीं है, कितने किलोग्राम लगने एक यूनिट पे। ईच कंपोनेंट के ऊपर लिखा हुआ था 3 किलोग्राम लगने, तो 400 यूनिट्स के ऊपर लगना है टोटल 1200 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, नीचे नोट नंबर 1 पढ़ रहा हूं। मटेरियल M1 इज इन कॉन्टिन्यूस यूज बाय द कंपनी। मैंने आपसे कहा था रेगुलर यूज हो, कॉन्टिन्यूस यूज हो, फ्रीक्वेंट यूज हो, तो इसका मतलब होता है ये मटेरियल बेकार, ये रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा है, तो पड़े हुए मटेरियल को हम डिस्टर्ब नहीं करते। हम अपने ये स्पेशल ऑर्डर के लिए जो 1200 केजी चाहिए, 1200 कहां से आया, 3 kg इंटू 400, हम 1200 का 1200 स्पेशल ऑर्डर के लिए कहां से लाएंगे, मार्केट से। चले, स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, 1000 kg पड़ा है, उसकी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कहते हैं जिसपे माजी में आपने उसको खरीदा था। ये कैरिंग अमाउंट तो खुद तो संक होती है, और वैसे भी ये 1000 kg भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए पड़ा हुआ है रेगुलर यूज के लिए, मैं नहीं छेड़ूंगा इसको। अच्छा, लेकिन वो कहता है फ्यूचर में जब भी आप परचेज करने जाएंगे तो आपको नया मटेरियल कितने का मिलेगा, तो रेगुलर यूज की वजह से हमने परचेज करना है। तो मटेरियल M1 की क्या कॉस्ट बनेगी, 5.5 रुपीज पर केजी इंटू 3 kg पर यूनिट इंटू 400 यूनिट्स की प्रोडक्शन, मतलब 1200 खुद ही निकल आएगा। तो 5.5 इंटू
3 kgs पर यूनिट इंटू 400 यूनिट, जी क्या आता है 6600 की कॉस्ट। मसला इसमें नहीं है, मसला M2 मटेरियल पे होता है बच्चों को, तो ये नोट नंबर 1 आ जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है। जी, मटेरियल M2। 4:15 पे ब्रेक देनी है, ठीक है, मुझे बता देना इशारा सर ब्रेक जी, क्योंकि फिर वो लेट बहुत हो जाती है, ऐसे ही मेरे गले गुना। अच्छा, M1 हो गया है, पुर्जा नंबर 678 हो गया है। M2 कितने केजी चाहिए, और अगर 400 यूनिट्स बनाने हो तो इसका मतलब है ये टोटल 800 केजी रिक्वायर्ड है। कितने केजी रिक्वायर्ड है, तो नोट नंबर 2 में वो कहता है 1200 kg of material M2 are held in inventory. Original cost of material was 4.30। ओरिजिनल कॉस्ट माजी की कॉस्ट है, संक है। बट द मटीरियल हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट 2 years। कितने अरसे से नहीं चाहिए, उसने कहा 2 सालों से इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये लिखने का मतलब है वो आपको क्लू दे रहा है कि ये मटेरियल रेगुलर यूज का नहीं है। नहीं तो रेगुलर वाला तो हफ्ते 1.5 हफ्ते में यूज हो जाता है, ठीक है। ये मटेरियल जो स्टोर में पड़ा हुआ है, कितने केजी पड़ा हुआ है 1200, हमें चाहिए कितना, तो ये बेकार पड़ा हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अब मेरे पास सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि ये 1200 केजी में से 800 केजी को मैं बड़े आराम से यूज कर सकता हूं। लेकिन आपने पहले फिलहाल स्पेशल ऑर्डर को इग्नोर करना है, पहले पूरी स्टोरी पढ़ें, क्योंकि जो नॉन रेगुलर यूज वाला होता है उसमें ज्यादातर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वो मसाइल होते हैं। तो पहले स्पेशल ऑर्डर को इग्नोर कर दें। क्या कर दें, यानी ये जो 800 केजी चाहिए फिलहाल अभी साइड पे रखो दिमाग में, अभी ये ना लाएं बीच में। तो हमारे पास 1200 केजी पड़ा है जनाब। उस कहता है इट हैज बीन रिटन डाउन टू 1.5 पर केजी। रिटन डाउन टू का क्या मतलब है, एक्चुअली जब आपका मटेरियल बिक नहीं ना रहा होता या इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो आप अपने मटेरियल की कॉस्ट को कम करके NRV के बराबर ले आते। किसके बराबर ले आते हैं, या स्क्रैप के। तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 4.3 थी, लेकिन आपने अपने अकाउंट्स में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट पे इसको रिपोर्ट करते हुए 1.5 रुपए पे रिपोर्ट कर दिया हुआ है। 1.5 रुपया उसकी असल में कौन सी वैल्यू है। राइट डाउन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल की इन्वेंट्री की कॉस्ट कम करके NRV पे ले आना। पढ़ा है ना IS2 आपने, अगर किसी ने पढ़ा है। IS2 कहता है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV स्क्रैप को कहते हैं, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर पे रिपोर्ट करते हैं। तो भाई वो लोअर पे हो चुका रिपोर्ट, अकाउंटिंग है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, जो भी हो चुका है बस हमें इसमें काम की बात ये पता हो कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितने की है 1 पॉइंट। तो इसका मतलब है अभी मैं अगर यहाँ पे लिखूं साइड पे कि मेरा मटेरियल 1.5 रुपए पर केजी पे स्क्रैप हो सकता है, ये उसका एक बेनिफिट है, ये उसकी एक अपॉर्चुनिटी है। कितने का स्क्रैप हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर को भी छोड़ दें। द ओनली फोरसीएबल ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है जो पिछली लाइन में यूज बताया ना, अगर उस पर इस्तेमाल ना किया जाए तो मुतबादिल इस्तेमाल क्या है। ऑल्टरनेटिव यूज मीन्स मुतबादिल, और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ये क्या हो सकता है। तो उसने क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज इज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर मटीरियल M4। वो कहता है ये जो M2 है ना, ये किसी M4 जो बड़ा रेगुलर इस्तेमाल होने वाला करंटली इस्तेमाल होता है, M2 को M4 की जगह यूज किया जा सकता है। अब जब आप M2 को M4 की जगह यूज करेंगे ना, तो लालच ये होता है कंपनी के दिमाग में कि M4 को परचेज करने की कॉस्ट बचेगी।
किसकी कॉस्ट बचेगी? इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो M2 को M4 की जगह यूज करने में M4 की कितनी कॉस्ट है इस वक्त? ये बचेगी। और M2 को M4 में काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा? इसका मतलब है हमारे पास जो दूसरा यूज है हमारे मटेरियल का, हम M2 को किसकी जगह यूज कर सकते हैं? M2 को किसकी जगह यूज कर सकते हैं? तो जब आप M2 को M4 की जगह यूज करेंगे तो M4 की परचेज कॉस्ट सेव होगी। M2 की नहीं, M सेव होगी। और उस पर खर्चा कितना आएगा यूज के काबिल बनाने के लिए? 1 पॉइंट, ये खर्चा है। तो नेट सेविंग। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि नॉन रेगुलर यूज वाले मटेरियल के कई दफा मल्टीपल यूज होते हैं। क्या होते हैं? तो मल्टीपल यूज से कोई ना कोई बेनिफिट आना होता है। तो अब इन दोनों में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है? ये वाली, ये है ना। अब अगर इस मटेरियल को मैं बेस्ट यूज पे इस्तेमाल करने की बजाय अपने स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लूं, किस पे यूज कर लूं? तो ये जो बेनिफिट मैं सोचे बैठा हूं, ये बेनिफिट मुझे हासिल नहीं होगा। ये बेनिफिट मेरा कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। कितने केजी स्टोर में पड़ा हुआ था? चाहिए कितने केजी? तो 400 केजी से मुझे गर्ज नहीं, मुझे 800 केजी की रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी है। 1200 का 1200 केजी स्क्रैप भी हो सकता है, 1200 केजी M4 की जगह यूज होके इतने पैसे बचा सकता है। तो अगर मैं 800 केजी यूज कर लूं तो इन दोनों में से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं सोचे बैठा हूं वो अपॉर्चुनिटी मुझे हाथ से छोड़नी पड़ेगी, जिसको कॉम्प्रोमाइज करना कहते हैं। जाया करनी पड़ेगी। ये 2 रुपए का फायदा मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो कितना फायदा टोटल छोड़ना पड़ेगा? 2 रुपए पर केजी इंटू 800 केजी, 1600 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ऐसे ही है। तो 1600 रुपए लिखना है तो नोट 1 नीचे आए जी, लिखे। अब हम क्या लिखेंगे जी? N1 मटेरियल का क्या नाम था? M2। हाँ जी, तो कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है? M2 की क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है? 400 यूनिट्स पे 2 केजी के हिसाब से 800 केजी। उस मटेरियल के ऑल्टरनेटिव मल्टीपल यूजेस क्या हैं? पहला स्क्रैप था और उस पर 1.5 रुपए का फायदा है। दूसरा वो कहाँ यूज हो सकता है? M4 के पैसे बचेंगे, खर्चा आएगा, तो ये सेविंग होगी। हाँ जी। अगर मैं इन दोनों में से बेस्ट यूज को टेकअप करने की बजाय इफ वी यूज ऑन स्पेशल ऑर्डर, अगर मैं इसको कहाँ यूज कर लूं? स्पेशल ऑर्डर पे, तो उसका नुकसान क्या होगा? नेट सेविंग जो हम सोचे बैठे हैं वो फॉरगॉन हो जाएगी ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। ये बेस्ट वाली। ले जी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये हेडिंग है, ये आंसर है इसका। ठीक है, समझ आ गई? क्या लिखा मैंने? पहले क्वांटिटी लिखी,
अपॉर्चुनिटीज लिखी, दोनों को कंपेयर किया, दोनों में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को पॉइंट आउट किया कि हमने ये करना है, और अगर हम स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर ले मटेरियल तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपने पॉइंट आउट की हुई है वो आपके हाथ से जाया चली जाएगी। जी जनाब, को सवाल हो इसमें? हम्म, हो गया ना? 1600 रुपये लिख लें बस, फिर अब ब्रेक है। आके हम लेबर करेंगे, ओवरहेड्स करेंगे, लेबर और क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे क्या आता है प्लस माइनस करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी का मसला था, लेबर में है, कर लेते हैं, लेबर आ रहा है बस, ठीक है। 2 में भी कर लेते हैं, 2 में, लेकिन पहले अभी इसके बाद 7 करना है क्वेश्चन। 2 होमवर्क है, वो कल के लिए है। 2 दिया था घर से आपकी क्लास में, चलो कोई नहीं, 2 भी कर लेते हैं। लेकिन आगे वैसे हमने 7 क्वेश्चन करना है मेन पहले। क्या करना है? 7। टेबल टोटल में बनना है, पर यूनिट पे नहीं। अच्छा नहीं होता वो, पर यूनिट पे लिखने को तो लिख लें, लेकिन ज्यादा फिगर रेलेवेंट कॉस्टिंग की टोटल में निकलती है सही। डिसीजन मेकिंग करते ही टोटल में एक आदमी जगह पर, जहां पर यूनिट्स ना होते, अदरवाइज पूरी डिसीजन मेकिंग होगी ही टोटल।
ओवरहेड्स इसका हमने ट्रीट कर लिया हुआ था ना पहले, नहीं करवाया था क्लास में यार। प्रोडक्शन ओवरहेड पहले किसी क्लास में हमने किया था सबसे पहले। चलो, लेबर के मुतालिक क्या कहता है, बल्कि मैं पहले प्रोडक्शन ओवरहेड लिख लूं जो हमने किया था, ताकि बाकी उतनी देर तक लोग आ जाएं। प्रोडक्शन ओवरहेड में मेरा ख्याल है वेरिएबल ओवरहेड्स हमने डील कर लिए थे। चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, उसके साथ लेबर बाद में लिख लेते हैं। और फिक्स में मैंने कहा था एडिशनल वाले आते हैं, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, वो मेरा ख्याल है 3200 रुपये थी। और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने थे, 7 रुपीज पर मशीन आवर। 7 पर मशीन आवर इंटू 4 मशीन आवर्स पर यूनिट इंटू 400 यूनिट्स, मेरा ख्याल ऐसे ही था। ये बताइएगा क्या आता है, 7 इंटू 4 इंटू 400, 11,200। अब ये हमने बेसिक वाले चैप्टर में सीखा हुआ है कि रेट पर आवर इंटू मशीन आवर करते हैं और इंटू यूनिट्स।
अच्छा, ओवरहेड्स के बाद आगे क्या, ये वे तो मैंने ओवरहेड तो कॉपी किए, मैंने करवाए नहीं, ये हमने ओवरहेड पहले किए हुए थे। तो मटेरियल की है, मटेरियल के बाद ओवरहेड्स कॉपी की है। लेबर देख रहे हैं जी, लेबर, लेबर के मुतालिक क्या कहता है, कहता है ईच कंपोनेंट वुड रिक्वायर, हाँ जी, एक कंपोनेंट पर कितने लेबर आवर लगेंगे, 5 लेबर आवर स्किल्ड लेबर के लगेंगे और 5 घंटे ही सेमी स्किल्ड के लगेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मुझे लेबर की कॉस्ट लिखनी है वो स्किल्ड लेबर की भी लिखनी है, और सेमी स्किल्ड की भी लेबर कॉस्ट लिखनी है। जी बच्चों, स्किल्ड लेबर की भी कॉस्ट लिखनी है, और किसकी लिखनी है, कहता है 5 घंटे चाहिए, तो 5 घंटे है तो कितने यूनिट्स हैं टोटल, 400 यूनिट्स है, मेरा ख्याल है 2000 घंटे इसके लिए चाहिए, और इसके भी कितने घंटे चाहिए, 2000 लेबर आवर्स। आगे कहता है अ स्किल्ड एम्प्लॉय possessing the necessary skills is available in, एक स्किल्ड एम्प्लॉय जिसके पास स्किल्ड वाली सारी एक्सपर्टीज है वो फारिग अवेलेबल है। ही इज करंटली पेड अ वेजेस ऑफ रुपीज, उसको करंटली कितनी वेजेस पे की जाती है, यानी फुल रेट पे किया जाता है, वो स्पेयर भी है। अगर आप उस स्पेयर एम्प्लॉय को स्पेशल ऑर्डर पे यूज करेंगे तो आपको उसकी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट शायद ना पड़े, लेकिन आगे उसने कहा है आ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कहते हैं नया बंदा रखने को, आ रिप्लेसमेंट वुड however have to be obtained at the rate of rupees 4 per hour of work that would otherwise be done by the skilled employee। ये लाइन का मतलब नहीं लोगों को समझ आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली जो आपका स्किल्ड एम्प्लॉय था वो फुली यूटिलाइज था कि स्पेयर था, स्पेयर था। असल में स्पेयर होने की वजह से उसने कोई अदर वर्क करना था। स्किल्ड एम्प्लॉय ने क्या करना था, जब ये स्पेशल ऑर्डर आया ना तो वो स्पेशल ऑर्डर पे काम करेगा, और अदर वर्क के लिए रिप्लेसमेंट का मतलब है नया बंदा वहां रखना पड़ेगा। जो नया बंदा रखेंगे अदर काम के लिए वो कितने रेट पे आएगा, हैव टू बी ऑब्टेन्ड, वुड हैव का मतलब है फ्यूचर में इस ऑर्डर की वजह से आपको एक नया बंदा किसी अदर काम के लिए रखना पड़ेगा, वो नया बंदा स्किल्ड की जगह रखना पड़ेगा क्योंकि स्किल्ड तो अपने काम पे आ गया। तो ये सिचुएशन नंबर स्पेयर में तीसरी वाली सिचुएशन है। हमारे वर्कर के पास स्पेयर टाइम है, पूरे पैसे भी हैं, टेम्परेरीली उसने कोई अदर काम करना था, स्पेशल ऑर्डर की वजह से वो टेम्परेरी काम, अदर काम, पता कैसे चला अदर काम लिखा हुआ है, अदर वर्क, वो काम जिसको असल में स्किल्ड एम्प्लॉय ने करना था, स्पेशल ऑर्डर आने की वजह से वो नहीं कर पाएगा और एक नया बंदा रिप्लेसमेंट में इदारे को रखना पड़ेगा। तो पैसे स्किल्ड एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, स्किल्ड एम्प्लॉय के स्पेशल ऑर्डर पर आने की वजह से रिप्लेसमेंट में जो बंदा रख रहे हैं उसकी पेमेंट रेलेवेंट है। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई। आइंदा लेबर के पैराग्राफ में रिप्लेसमेंट आ जाए उसका क्या मतलब है कि कोई भी वर्कर जिसको आप स्पेशल ऑर्डर पर इस्तेमाल करेंगे उसके मुतबादिल आपको कोई नया बंदा बिजनेस में रखना पड़ रहा है। लेबर रिप्लेसमेंट का मतलब होता है किसी बंदे के मुतबादिल नया बंदा रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर, नहीं समझ आई। तो यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट 5 रुपए करंट पे ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं है रेलेवेंट। तो स्किल्ड एम्प्लॉय फारिग था, उसने कोई अदर काम करना था, स्पेशल ऑर्डर की वजह से अदर काम, और नया बंदा मार्केट से रिप्लेसमेंट में रखना पड़ा या पड़ेगा। तो वो जो नए बंदे की हायरिंग कॉस्ट है वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी।
तो कितनी रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी स्किल्ड लेबर की? हायरिंग कॉस्ट 4 रुपए पर लेबर आवर, चैप्टर 1 में पढ़ा था, इनटू लेबर आवर पर यूनिट इनटू 400 यूनिट्स बनाने स्पेशल ऑर्डर में। ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है। 4 रुपीज पर आवर इंटू 5 घंटे कहाँ से आए हैं? ये ऊपर लिखे हुए थे। ठीक है, क्या बनता है? 8,000। ये मैंने स्किल्ड लेबर की कॉस्ट लिख लिया, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कहता है ईच कंपोनेंट पे 5 घंटे स्किल्ड के लगने, 5 सेमी स्किल्ड के लगने। और पहली लाइन स्किल्ड की लिखी है, एक स्किल्ड एम्प्लॉय जिसके पास नेसेसरी स्किल वाली स्किल्स भी हैं और वो फारिग अवेलेबल है, और करंटली उसको कंपनी पूरे पैसे दे रही है 5 रुपए पर आवर, पार्शियल रेट नहीं दे रही। अब अगली लाइन में उसने लिखा है कि उसने कोई और काम करना था, स्पेशल ऑर्डर की वजह से वो नहीं कर पाया, और बदले में हमें नया बंदा उसकी जगह अदर काम के लिए रिप्लेसमेंट में रखना पड़ेगा। तो वो जो नया बंदा स्पेशल ऑर्डर की वजह से आपको अदर काम पे रखना पड़ेगा, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। उसके बाद यहां तक खत्म हो गया स्किल्ड वाली बात। अगली बात किसके लिए होगी? क्या कहता है? द करंट रेट फॉर सेमी स्किल्ड वर्क इज, हाँ जी, करंट रेट 3 रुपए है, और एडिशनल एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाएगा स्पेशल ऑर्डर के लिए। जो है वो एडिशनल एम्प्लॉय अपॉइंट होगा, लेकिन किस रेट पर अपॉइंट होगा? तो वो नए एम्प्लॉय का भी रेट 3 रुपए पर आवर होगा। तो यहाँ पे भी नए एम्प्लॉय की हायरिंग कॉस्ट आएगी 3 रुपए पर आवर पे। स्पेशल ऑर्डर के लिए बंदा पुराने वाला यूज नहीं होगा, नई हायरिंग होगी। बाकी ना डाइवर्ट दिया ना कुछ दिया, 3 घंटे और 3 रुपए पर आवर इंटू 5 लेबर आवर इंटू 400 यूनिट्स। जी 5 घंटे पता चल रहा है कहाँ से आया? पहली लाइन में लिखा हुआ था 5 ये 15 4 6,000। लो जी, ओवरहेड्स में पहले लिख चुका हूँ, अभी आपके आने से पहले मैं कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ जो हमने पहले पढ़े थे। मैंने ओवरहेड्स दोबारा निकाले नहीं बल्कि कॉपी किए हैं। जब मैंने बेसिक्स पढ़ाई थी ना, तब मैंने कहा था वेरिएबल ओवरहेड सारे रेलेवेंट होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड में सिर्फ वो रेलेवेंट होते हैं जो एडिशनल हो। चलो भाई प्लस माइनस करो और नेट रिजल्ट बताओ। प्लस माइनस करो, 58,000 माइनस ये सब कुछ करो, नेट 14,000 आता है। 1400 आता है। पॉजिटिव नेगेटिव? अगर पॉजिटिव बचे तो इसका मतलब है कि फायदा ज्यादा था, कॉस्ट कम लगेगी। तो अब आपने यहाँ पर नीचे एक फिक्रा लिखना है जिसको कहते हैं नंबर होता है। तो रिकमेंडेशन लिखें जी। रिकमेंडेशन, जी क्या रिकमेंडेशन होगी? हाँ, कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, या कंपनी शुड परफॉर्म, या कंपनी शुड अंडरटेक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर। बस एक लाइन लिखनी है, ये लेनी। ठीक है, अब इस सवाल को जाके दोबारा आपने खुद हाथ से करना है लाजमी। दूसरी क्लास में क्योंकि टाइम खत्म हो गया था, तो वो फिर बच्चों ने ये सवाल आधा किया है, तो वो ठीक है। अब चलो उनको मैंने वैसे असाइनमेंट के तौर पे ये दे दिया है आधा करवा के। दूसरा वाला भी असाइनमेंट दिया है, तो दूसरा वाला कल डिस्कस करेंगे आपके साथ भी, ताकि दोनों सेम हो। अभी 7वां सवाल करना है। कौन सा? 15 मिनट है आपके पास। 7वां क्वेश्चन करें, चलें। आप नहीं करना है, मैंने नहीं करवाना। 7वां क्वेश्चन करें, बहुत सिंपल सा है। एक दफा पढ़ लो, क्योंकि मैंने आपसे पूछ पूछ के करना है, मतलब आप मुझे बताएंगे तो मैं करूंगा इसका ट्रीटमेंट। आज मैंने होमवर्क बहुत ज्यादा दिया है दूसरी क्लास को भी। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये सारे दिए हैं।
1 2 3 4 5, आप में से कुछ लोग तो पहले ही कर चुके हैं, 1 2 भी कर चुके हैं मेरा ख्याल है। तो आज आपका होमवर्क जो है वो 3 4 5 होगा। ठीक है। अब ये 7वां सवाल करना है आपने खुद। अभी 15 मिनट आपके पास है, बल्कि 15 मिनट से भी पहले करें। पढ़ ले एक दफा और पढ़ते जाए और साथ साथ ट्रीटमेंट सोचते जाए, सोचते जाए। मैंने को 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आपसे पूछना शुरू कर देना है कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। करें जरा खुद। ये सबसे आसान सवाल है हमारा आज तक का। क्वेश्चन 7, ये भी पास्ट पेपर का सवाल है। बस रीडिंग थोड़ी केयरफुल होनी चाहिए।
जी जनाब, पढ़ लिया? कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी। आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल्स को प्रिंटर के एक पेज पे लिख लें, और सामने जब आप हाथ से लिख लें, ये जो मैं फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बना रहा था, और उसके बाद जब वो बार बार रिवाइज करें और जब सवाल करें तो आपके सामने वो पेज मौजूद, ताकि आपको जहाँ कोई रूल भूले आप पेज से देख लें। उसका फायदा ये होगा कि वो पेज आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, रिवीन करना भी आसान होगा। हर चैप्टर का एक पेज होना चाहिए, एक पेज, एक का मतलब है फ्रंट बैक, प्रिंटर वाला सफा, वो जिस पे लाइनें नहीं होती, तो उसी को काला पीला करना है, उसे एक सफे से बाहर नहीं जाना। और उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं हल होनी चाहिए, सिर्फ उस चैप्टर के क्या हो। जैसे बेसिक्स का एक पेज होगा, और बेसिक वाले चैप्टर ने तो वो घूम घूम के आपके गले पड़ रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर, ये वो टोटल में कैसे निकालते हैं। ये मैंने अभी ऊपर भी किया ऐसे ही ना, ये जो मैंने किया। अब कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे, ये सर ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली मैं चैप्टर 1 वाली बेसिक अप्लाई कर रहा हूँ। मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में भी यही हो रहा है, लेबर में भी यही हो रहा है, लेकिन रेलेवेंट रेट्स रेलेवेंट वाले उठा रहे हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करी जाए, आपको फॉर्मेट ही ना आता इनकम स्टेटमेंट का, तो फिर आप वहां हमेशा गलती करेंगे। मैं एक तो सवाल करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स करवाता हूँ। वो जो रूल्स मैंने करवाए होते हैं उन्हीं को आप नीट करके अपने हाथ से लिख लें, लेकिन एक पेज से आगे नहीं जाना, चाहे लीगल साइज का पेज ले लें। क्या कहते हैं, चले जी? आ जाए जी जनाब। क्वेश्चन पे आए तो वो कहता है आपने रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। ये कोई ना इंडस्ट्रियल मोटर या टेक्सटाइल इदारों के लिए कोई मोटर बनाना चाह रहे हैं। इंक्लूड करने की भी रीजन देनी है कि आप क्यों किसी फिगर को इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर आप किसी फिगर को टेबल से क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसकी भी रीजन। तो आंसर में तो इंग्लिश बड़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, आपने इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखने की जरूरत, आप बस लिखेंगे इट इज रेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंक्रीमेंटल, या वो जो हमने नाम पढ़े थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। या इट इज इररेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज इट इज संक कॉस्ट, या इट इज कमिट। ये इतनी सी लाइन लिखनी है बस आपने, बाकी वो इंग्लिश नहीं लिखनी आपने सारी। वो तो बहुत ज्यादा लिखी हुई है, और नंबर भी नहीं होंगे इतने, और टाइम भी नहीं होगा पेपर में। एक लाइन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। डाटा क्या दिया हुआ है, ये कोई इदारा है टीची लिमिटेड, जो कस्टमर इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए, टेक्सटाइल कंपनी के लिए मोटरें मोटर बनाता है। तो इनको एक मोटर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है, जिसके लिए इनके टेक्निकल मैनेजर ने 1 घंटे की मीटिंग की है क्लाइंट के साथ। कितने घंटों की मीटिंग की है? मीटिंग हो चुकी हुई है, और मीटिंग से ये डाटा आया है नीचे जो दिया हुआ है। अब उसमें ये जो मैनेजर की ये जो पेमेंट है 2800 2500 रुपए पर 8 आवर डे, बताएं जी ये रेलेवेंट है कि नहीं? जी, ये जो 2500 वाली की फिगर है, ये रेलेवेंट है कि नहीं, बोलना नहीं बाकियों ने। कैसे पता चला, कैसे पता चला? देना ही देना है। रूटीन है, और क्या है, रूटीन के अलावा भी पहचान है बड़ी क्लियर। एनुअल सैलरी मैंने कहा था फिक्स कॉस्ट होती है। एनुअल सैलरी, उसने ये एनुअल सैलरी को ना पर आवर पे या 8 घंटों में कन्वर्ट करके दे दियो भाई, चाहे वो 1 घंटे की मीटिंग करे ना करे, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो या ना हो। एनुअल सैलरीज जो होती हैं वो करंट एनुअल सैलरीज वो फिक्स होती हैं। एडिशनल कुछ दिया है तो बात करें। अगर वो कह देता है एडिशनल बोनस दिया उसको 1 घंटे की मीटिंग ये देना है, ये दो लॉजिक से हो सकता है रिवर्स, मतलब इररेलेवेंट। एक तो माजी में मीटिंग वो कर चुका है, दूसरा
एनुअल सैलरी जो होती है किसी भी मैनेजर की बेटा वो अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट या कमिटेड कॉस्ट है, फिक्स कमिटेड कॉस्ट। ये ऑर्डर परफॉर्म हो या ना हो ये सैलरी देनी ही, बताया था मैंने, सैलरी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। दो बातों, एक वो वाली बात भी है कि इस पेड रूटीन में सैलरी देते हैं तो वो देनी देनी है। अब वो आप इस स्पेशल ऑर्डर की वजह से तो नहीं ना सैलरी दे रहे, ये लेकिन कमजोर वजह है, वजह ज्यादा बेहतर है। जो उसने ये इंग्लिश में लफ्ज लिखा हुआ है वो बोल्ड करके दे देता तो फिर तो आपने फटाफट पहुंच जाना था उधर। अब ये एनुअल सैलरी को चाहे पर आवर पे कन्वर्ट करके दे दे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2500 रुपए को डिवाइडेड बाय 8 घंटे करेंगे, जो आंसर पर आवर आता है उसको इनटू 1 आवर कर देंगे। गलत है, सब कुछ गलत है। ये अकाउंटिंग में तो ठीक होगा बट अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर की कॉस्ट हो, कैश में पे करनी पड़े और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट भी मिसिंग है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो तो ये सैलरी उसको देनी पड़ेगी। जी अगला पॉइंट को बताए, मोटर के लिए ये को बताए जवान, आप बताएं जनाब, आपके ख्याल से क्या जवाब देखी जा रहा है? अच्छा चलो बताओ, कोई वायर सी लगनी है मोटर बनाने पर, पढ़ लो और बस मुझे क्रक्स बताने हैं। वजह ये कहते हैं करंट कॉस्ट के साथ, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट परचेज कॉस्ट को कहते हैं। हाँ जी, वायर सी इन्वेंट्री में पड़ी है लेकिन क्योंकि ये रेगुलर यूज के लिए पड़ी हुई है तो हम पड़ी हुई 300 फुट की जो वायर है उसको नहीं छेड़ेंगे। सारी की सारी वायर ओपन मार्केट से अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए परचेज करेंगे और स्पेशल ऑर्डर के लिए वो कितने की परचेज हो रही है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट परचेज कॉस्ट को कहते हैं। तो 68 रुपीज पर फीट इंटू 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 कितने फीट है, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 81। अच्छा ऊपर वाले के लिए आप रीजन क्या लिखेंगे, इट इज एन इररेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज एनुअल सैलरीज आर फिक्स अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, या एनुअल सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉइज अनअवॉइडेबल या कमिटेड फिक्स कॉस्ट सो इट इज इररेलेवेंट। एक लाइन, पिछली क्लास में शायद मैंने इस सवाल को जब लिखा तो आपकी क्लास में वो दूसरा लिख के करवा दिया ना, तो मैंने पिछली क्लास में जब वो किया तो मैंने इंग्लिश ये लिखवाई थी, ये देखिए, एनुअल सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉइज कमिटेड कॉस्ट या अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट सो नथिंग इज, ये लिखी हुई, डैश डाल दिया। ठीक है, समझ आ रही है कैसे कर रहा हूं? तो पहला पॉइंट क्या था, सैलरी ऑफ टेक्निकल मैनेजर। आगे चले नेक्स्ट, तो इसको कैसे लिखूंगा, आप कहेंगे 8160, ये जो वायर सी की कॉस्ट है ये क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि ये परचेज कॉस्ट है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, देनी देनी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो पड़ा हुआ इस्तेमाल करी जो रेगुलर उसके लिए। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट बताएं जी आप। नहीं वो नहीं, इतना आसान है, बताओ दूसरा बताओ, वाई डी बताओ। इस पॉइंट के अंदर दो मटेरियल है, वाई डी और अदर स्मॉल कंपोनेंट, यानी एक पॉइंट के अंदर दो मटेरियल है। अदर स्मॉल कंपोनेंट 30 चाहिए और उसने कहा 80 रुपए पे मार्केट से परचेज होगा, ये तो सिंपल है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, बड़ा सियाना है। 80 इंटू 30 कॉम्पोनेंट्स। दूसरा बताओ बेटा, दूसरा वाई डी के मुतालिक वो क्या कहता है, इंग्लिश आप पूरी पढ़ेंगे तो वो कहता है वाई डी 50 kg चाहिए और ये सप्लायर से कितने रुपए पे परचेज की जाएगी, वुड भी परचेज लिखा है, वॉज नहीं है, परचेज की जाएगी, ये उसका करंट रेट है 10 रुपए। लेकिन सप्लायर कहता है पाइन मैं 60 kg तो घट देता ही नहीं, वो आपको कम से कम कितनी क्वांटिटी दे रहा है, इसका मतलब है आप उससे 50 kg मांगेंगे भी तो नहीं मिलनी, आपको जो पैसे देने पड़ेंगे 60 kg के 100 रुपए नहीं, सॉरी 10 रुपए के हिसाब से आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे,
इस्तेमाल तो 50 kg होगी, बाकी वाली 10 kg के मुतालिक कहता है रिमेनिंग क्वांटिटी का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अब मैं रेलेवेंट कॉस्ट कैसे करूंगा? 10 रुपीज इंटू 60 kg, 600 रुपया रेलेवेंट कॉस्ट है। 10 kg का कोई इस्तेमाल नहीं तो वो छोड़ दे। अगर वो कह देता 10 kg स्क्रैप हो जाएगा, 10 kg क्या हो जाएगा, तो वो स्क्रैप का बेनिफिट मैं लेस कर देता कॉस्ट में से, 600 में से। अगर अगर होता, अगर कुछ नहीं कहा उसमें तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी कैसे प्रेजेंटेशन की मैंने दूसरी क्लास में जब करवाया लिख के, फिर देगा ना। हाँ, तो ये वाई डी को हमने कैसे किया? वाई डी की परचेज कॉस्ट है 600 रुपए, अदर स्मॉल कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है, और नीचे रीजन क्या लिखी? परचेज कॉस्ट इज रेलेवेंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, नहीं समझ आ रही? कितने पॉइंट्स हो गए? चलो भाई, लेबर वाला पढ़े और आपने ट्रीट कराना है भाईजान। लेबर वाला है नहीं, एक एक लाइन से तरतीब से चलो बस। मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ के सुनानी, मुझे आपने क्रक्स बताना है। एक एक लाइन से चलो, एक एक लाइन से चलते जाओ और बताते जाओ, फिर हम उसको समराइज कर लेंगे। 250 घंटे स्किल्ड लेबर के चाहिए और 30 घंटे किसके चाहिए? फिलहाल मशीन को, फिलहाल मैं होल्ड कर रहा हूँ, मशीन को छोड़ रहा हूँ। मशीन का ताल्लुक वैसे नीचे बुलेट 4 से है, तो फिलहाल मशीन को छोड़ दें। लेबर के कितने घंटे चाहिए भाईजान? लेबर के कितने घंटे चाहिए? आगे फिर इंग्लिश। हाँ जी, वर्कर को हम 20 रुपए पर आवर देते हैं और पूरा रेट देते हैं। ठीक है, ये बेसिक वेज रेट पर आवर है। आगे 100 घंटे की स्पेयर कैपेसिटी है। कितने घंटों की? इसका मतलब है हमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 250 घंटे चाहिए, जिसमें से उनके पास स्पेयर कितने घंटे हैं? तो आप 100 घंटे तो स्पेयर में से काम करा लेंगे, और स्पेयर टाइम में से जब काम कराएंगे तो हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, बाकी कितने घंटे बचे इसका मसला, इसके लिए वो क्या कहता है? इसके लिए दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या कहती है, दसो पॉइंट। हाँ जी, ओवर टाइम 23 रुपए का देना है, जिसमें 20 रुपए बेसिक होगी, 3 रुपए प्रीमियम है। ये ओवर टाइम पे लिखा हुआ है, प्रीमियम नहीं लिखा हुआ। तो 23 रुपए की कॉस्ट पे करें आप, और बंदों से ओवर टाइम काम करा लें। तो यहाँ पहली ऑप्शन ये है कि हम वर्कर से क्या करा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? टेम्परेरी वर्कर हम रख सकते हैं 21 रुपए, लेकिन वो जो टेम्परेरी वर्कर है वो हमारे इदारे को नहीं जानते, हमारे काम करने के तरीके को सही तरह से। तो उनके लिए वो कहता है क्या करना पड़ेगा, 5 घंटे की सुपरवाइजर को उनके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, भाई काम कर देने सही के नहीं। सुपरवाइजर को, उन सुपरवाइजर एग्जिस्टिंग है लेकिन उसको कितने घंटों की सुपरविजन करनी पड़ेगी, और हम सुपरवाइजर को ओवर टाइम की मद में एडिशनल पेमेंट देंगे, लेकिन वो 150 घंटे की नहीं देंगे, वो सिर्फ कितने घंटे की देंगे। अब यहाँ मसला ये है कि आप या तो ओवर टाइम काम करा लें या क्या हायर कर लें। क्यों? हाँ जी, जब आप ओवर टाइम काम कराएंगे तो आपको 23 रुपए पर आवर देना पड़ेगा, लेकिन इसको पर आवर पे कंपेयर नहीं कर सकते, घंटों का मसला है। इंटू 150 घंटे,
और अगर टेम्परेरी हायर करेंगे, पांच घंटे की सुपरविजन, ये घंटों का फर्क था, इसीलिए टोटल में कर लें। पर आवर पे नहीं हो सकता ये, क्योंकि घंटों का मसला। तो लोअर ऑफ 3 to, ठीक है। अगले में इसका क्या करना है, 5,000 रुपए का, बताएं जी आप। पिछले महीने की इंग्लिश पढ़ो और बताओ ये रेलेवेंट है कि नहीं। जिस मशीन पे मोटर बनेगी, जी, पहले यहां तक बताओ, बस ये यहां तक, ये 5,000 रुपए का क्या करना है। हाँ, आपने लीज पे ले चुके हुए हैं, तो ये दो तीन वजूहात से इररेलेवेंट है। नंबर वन, एक तो ये पास्ट में ली थी, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है। दूसरा, कमिटेड कह दो, क्योंकि पैसे तो आपने मुस्तकबिल में भी देने हैं इसके, संग से बेहतर है कमिटेड कह दो इसको, ठीक है। तो ये क्योंकि पास्ट में ले चुके हैं, माजी में कब लिए, लास्ट ईयर, तो वो लास्ट ईयर वैसे भी आपको माजी की फील दे रहा है, तो फ्यूचर वाला एलिमेंट भी इसमें से निकल गया। दो तीन वजूहात हैं जिस वजह से ये रेलेवेंट। अच्छा, 110 घंटे मशीन के स्पेयर होने का मतलब है मशीन को जितना मर्जी चाहो चला सकते हो हमें, लेकिन 110 में से सिर्फ कितने घंटे मशीन चाहिए, यानी 80 घंटे स्टिल मशीन अभी भी फारिग पड़ी रहेगी, ठीक है। तो 30 घंटे मशीन को प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है, मशीन को चलाने की रनिंग कॉस्ट कितनी है, तो 15 रुपए पर आवर इंटू 30 घंटे, ये रेलेवेंट होगा। इसका क्या करेंगे बेटी, ये 25 का क्यों। हाँ, ये जो एब्जॉर्ब होते हैं ये रेलेवेंट नहीं होते, ये एग्जिस्टिंग से निकला होता है रेट, ये एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एफओ से निकला हुआ है। जो बच्चा इस 25 को लेना चाह रहा है वो गलत कर रहा है। ये क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट से निकला हुआ है। ये 25 के पीछे फॉर्मूला पता है क्या होगा, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट बिजनेस की डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। हमने एडिशनल फिक्स लेनी होती है, ये कहाँ पढ़ा था, पहले दिन रूल पढ़ाए थे, डिटेल्ड रूल। कापियां खोलो ते अखा भी खोलो, हमने रूल पढ़ा था। किसका रूल पढ़ा था, फिक्स का। ये देखो हमने यहाँ पढ़ा था, तो ये खातून को याद है ये, बल्कि मैंने अगले दिन समरी बनाई थी, वो बेहतर थी, ज्यादा रेलेवेंट थी। मैं भी वहां आके चढ़ाऊंगा ताकि आपकी आंखों में वो समा जाए। हैं, ये था एग्जिस्टिंग वाले, और ये, हम्म, और यहाँ पे भी मैंने कहा था जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है ये एग्जिस्टिंग होता है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ। फिर भी नहीं लेना, फिक्स टोटल में लेने हैं, टोटल में। पर आवर क्यों लें, वो वेरिएबल थोड़ी है, वो घंटों पे बेस नहीं करते, फिक्स कॉस्ट घंटों पे नहीं, हाँ महीनों के हिसाब से हो सकती है फिक्स कॉस्ट। चलो बस, होमवर्क क्या है आज का, 1 2 3 4 5 और 7, 6 नहीं, ये नीट होने चाहिए आपकी कॉपी पे। कितने सवाल हैं, आज रात लगानी है फिर आपने। 1 2 3 4 5 7, 6 नहीं,
ये साथ क्या 15-20 मिनट में हो जाएंगे एक सवाल। जिसने किए हमें उसको क्या टेंशन। आज आपने काम लाजमी करना है, कल कमांडो एक्शन है। कमांडो एक्शन समझते हैं? नहीं नहीं, परेड नहीं, काम चेक होगा। परेड दूसरी ये थी, आर्मी से आए हो। कमांडो एक्शन मींस काम चेक होगा, ना करने वाले को जूस पड़ सकते हैं। पीने नहीं, पिलाने पड़ेंगे। पीने इंसान। ओके जी, अल्लाह हाफिज।